India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटे बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में वायु प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने टास्क फोर्स गठन की दी जानकारी। सीजेआई ने मीडिया रिपोर्टिंग पर नाराजगी जताई, कहा हमें विलेन बनाया जा रहा है। एल्गार परिषद केस में आरोपी सुधा भारद्वाज की जमानत याचिका एनआईए ने दी। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग। हिंसा मामले में मिली है डिफॉल्ट जमानत। नीट पीजी परीक्षा में मेडिकल ऑफिसर्स कोटे को लेकर दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, कहा राज्य के अधिकार क्षेत्र में कोर्ट दाखिल नहीं देगा। आनंद गिरी की जमानत अर्जी मामले में जमानत अर्जी पर सीबीआई ने 4 हफ्ते में जवाब तलब किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत करते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सुनवाई हुई और इस दौरान केंद्र ने कोर्ट को बताया कि 17 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो कि रोज रिपोर्ट देगा। सीजेआई ने मीडिया रिपोर्टिंग पर भी सवाल उठाए और कहा कि एक मीडिया वर्ग गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग हो रही है और हम जवाब भी नहीं दे सकते। वहीं यूपी सरकार ने कहा कि प्रदूषित हवा ज्यादातर पाकिस्तान से आ रही है। इस पर सीजेआई एनवी रमन्ना ने चुटकी ली। सीजेआई रमन्ना ने कहा है कि तो आप पाकिस्तान में उद्योगों पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक वायु प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने हलफनामा दाखिल किया। वहीं केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शीर्ष कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि उन्होंने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के अपने निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स गठित की है। दिल्ली एनसीआर के लिए 17 सदस्यीय फ्लाइंग टास्क फोर्स बनाई गई है। ये टास्क फोर्स हर शाम 6 बजे रिपोर्ट लेगी। केंद्र सरकार की इस पहल पर सुप्रीम कोर्ट ने संतोष जताया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा दायर हलफनामे को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सीजेआई ने मीडिया रिपोर्टिंग पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमें विलेन बनाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हम बच्चों के स्कूल बंद करा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि पता नहीं ये जानबूझकर दिखाया जा रहा है या किसी और मकसद से बताया गया है। सीजेआई ने कहा कि कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि हम छात्रों के हितों का ध्यान नहीं रख रहे, जबकि खुद दिल्ली सरकार ने कहा था कि स्कूल बंद कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम शुरू कर रहे हैं। सीजेआई ने कहा कि हमने ये कब कहा कि हम सरकार को टेक ओवर करना चाहते हैं। सीजेआई ने कहा कि मीडिया कुछ भी लिख देती है। राजनीतिक पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रख सकती है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर शहर के अस्पतालों में निर्माण कार्यों की अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए 7 नए अस्पतालों का भी निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन प्रदूषण के बढ़ने के कारण निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई थी। इस बीच फिर से कोरोना के नए वेरिएंट ने दहशत का माहौल बना दिया है। ऐसे में दिल्ली के अस्पतालों स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना जरूरी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अस्पतालों में निर्माण कार्य करने की अनुमति दे दी है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को हल्के फुल्के अंदाज में बताया कि उद्योगों के बंद होने से राज्य में गन्ना और दूध उद्योग प्रभावित होंगे और राज्य पीछे चला जाएगा। राज्य सरकार ने कहा कि प्रदूषित हवा ज्यादातर पाकिस्तान से आ रही है। इस पर सीजेआई एनवी रमन्ना ने चुटकी ली।
मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने कहा कि तो आप पाकिस्तान में उद्योगों पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। सीजेआई ने अपने आदेश में कहा कि हमने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों का हलफनामा देखा। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार प्रदूषण कम करने के लिए जो उपाय बताए उन्हें लागू करे। कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि मजदूरों को भुगतान देने को लेकर उन्होंने क्या किया है जब कंस्ट्रक्शन पर बैन था, क्या उन्होंने पैसे दिए? यूपी सरकार के एक वकील ने कहा कि वो इसके बारे में अगली सुनवाई में कोर्ट को बताएंगे। मामले की अगली सुनवाई अब 10 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सुधा भारद्वाज को दी गई जमानत के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुधा भारद्वाज को जमानत मिलने के कुछ दिनों बाद ही एनआईए ने ये फैसला लिया है। सुधा भारद्वाज को जमानत की शर्तें तय करने के लिए 8 दिसंबर को एनआईए की कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए एनआईए ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 1 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी और बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। अदालत ने सुधा भारद्वाज को जमानत की शर्तें तय करने के लिए 8 दिसंबर को विशेष एनआईए अदालत में पेश करने का भी निर्देश दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से सुधा भारद्वाज को दी गई जमानत के खिलाफ अब एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। भीमा कोरेगांव हिंसा को लेकर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम या यूएपीए के तहत 2018 से जेल में बंद सुधा भारद्वाज को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत तो मिल गई, लेकिन अभी उनकी रिहाई नहीं हुई है। जमानत की शर्तें तय होने के बाद ही उन्हें रिहा किया जा सकता है। इसी बीच एनआईए ने सुधा भारद्वाज की जमानत के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। भारद्वाज ने तर्क दिया था कि जिस जज ने उनके खिलाफ मामले का संज्ञान लिया था, उन्हें यूएपीए मामलों की सुनवाई के लिए नामित नहीं किया गया था। मामले के 8 अन्य आरोपियों सुधीर धवले, वरवर राव, रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, शोमा सेन, महेश राउत, वॉर्नेन गोंजाल्वेज और अरुण फेरेरा ने भी इसी आधार पर हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। हालांकि अन्य सभी 8 आरोपियों की याचिकाओं को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। एनआईए के वकील ने दलील दी थी कि डिफॉल्ट जमानत के इस मुद्दे को लेकर सही समय पर याचिका दायर नहीं की गई थी। नीट पीजी परीक्षा में मेडिकल ऑफिसर्स के कोटे को लेकर दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस नागेश्वर राव की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार और विधायिका सेवारत अधिकारियों के लिए पीजी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए कोटा तय कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा जब उनको ये अधिकार और शक्तियां हैं तो कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पश्चिम बंगाल द्वारा जारी 8 अक्टूबर 2021 के नोटिस को चुनौती देने वाली एनईईटी पीजी 2021 में उपस्थित होने वाले डॉक्टरों द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सेवारत चिकित्सकों, दंत अधिकारी के लिए 40% आरक्षण का प्रावधान है। ये मामला जस्टिस एलएन राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। जब मामले को सुनवाई के लिए उठाया गया तो याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर ने कहा कि वह वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए इन सर्विस कोटा लागू नहीं करने के लिए सीमित राहत की मांग कर रही है, ये स्पष्ट करते हुए कि वह राज्य की क्षमता को चुनौती नहीं दे रही है। वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि सामान्य परिस्थितियों में परिणाम मई 2021 में घोषित किया जाएगा, लेकिन कोविड स्थिति के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की अधिसूचना अक्टूबर 2021 में जारी की गई थी। उन्होंने प्रेरित शर्मा और अन्य बनाम डॉक्टर बिल्लू बीएस और अन्य का हवाला दिया, जिसने सेवारत डॉक्टरों के लिए सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कोर्स में 40% सीटों पर आरक्षण लागू करने के संबंध में केरल उच्च न्यायालय के आदेश की आलोचना की, ये दावा करते हुए कि सेवारत श्रेणी के लिए जोड़ा गया 40% आरक्षण मौलिक अधिकारों की सरासर अवहेलना है। डॉक्टरों ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए या रिट के लंबित रहने तक आक्षेपित नोटिस के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाने के लिए राहत की मांग की थी। हिंदू विवाह अधिनियम 1956 के तहत एलिजिबिलिटी जोड़े के विवाह के पंजीकरण के लिए दायर एक याचिका में हस्तक्षेप के लिए सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन नामक एक एनजीओ ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। एडवोकेट शशांक शेखर झा के माध्यम से दायर आवेदन में कहा गया है कि समलैंगिक विवाह के संबंध में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अनुमोदन और भारत में मौजूद अन्य धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों में ऐसा नहीं करना एलिजिबिलिटी कम्युनिटी के साथ भेदभाव होगा।
याचिका में प्रार्थना की गई है कि विवाह को या तो धर्मनिरपेक्ष कानून जैसे कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए या मुस्लिम विवाह कानून और सिख आनंद विवाह अधिनियम जैसे सभी धार्मिक कानूनों के तहत अनुमति दी जानी चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है कि हिंदू धर्म के अनुसार विवाह अनुबंध नहीं बल्कि एक धार्मिक गतिविधि है। हिंदू विवाह अधिनियम के साथ किसी भी प्रकार के छेड़छाड़ का प्रयास धर्मनिरपेक्ष राज्य द्वारा हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होगा। याचिका में जोड़ा गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1956 के तहत इस प्रकार के विवाह को वैध बनाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत चेतना और स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार में स्वतंत्रता धर्म की गारंटी के खिलाफ है। हस्तक्षेपकर्ता ने कहा कि इस प्रकार के विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के अलावा किसी अन्य अधिनियम जैसे विशेष विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर इसे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाता है तो ये सभी धर्मों के साथ होना चाहिए। हाईकोर्ट को समलैंगिक विवाहों की मान्यता और पंजीकरण से संबंधित मामले में कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग संबंधित एक आवेदन पर भी फैसला करना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2013 में जारी बैंक गारंटियों को भुनाने की मांग करने वाली एक अपील खारिज कर दी। गारंटी 2016 में समाप्त हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की डिवीजन बेंच ने कहा कि आज तक जीवित न रहने वाली बैंक गारंटी को भुनाया नहीं जा सकता। ये एक साधारण कागज का टुकड़ा है बस। सबसे अच्छा पीड़ित पक्ष वसूली या नुकसान के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने मौखिक रूप से अवलोकन किया। अपने आदेश में बेंच ने कहा, एक बार जब बैंक गारंटी की अवधि समाप्त हो जाती है तो उसे ना तो भुनाया जा सकता है और ना ही उसे भुनाने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा ना तो बैंक द्वारा, ना ही न्यायालय द्वारा और ना ही किसी ट्रिब्यूनल या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा भुनाया जा सकता है। उच्चतम स्तर पर बैंक गारंटी के नकदीकरण के लिए वाद दायर करते समय यदि वह जीवित थी और गलत तरीके से नकदीकरण की अनुमति नहीं थी तो उस स्थिति में दावेदार हर्जाने का हकदार हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। जब बैंक गारंटी की अवधि पूरी हो जाती है, न्यायालय एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रहा था। इसमें वैश्विक ब्रांडों को सामान बेचने वाले मूल याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार किया गया था। ये आरोप लगाया गया कि हालांकि अपीलकर्ता द्वारा कुछ वैश्विक ब्रांडों को माल की आपूर्ति की गई थी, लेकिन कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ था। इसके बाद अपीलकर्ता ने संबंधित बैंक से बैंक गारंटी को भुनाने का अनुरोध किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। अपीलकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता रितिन रॉय ने तर्क दिया कि बैंक गारंटी प्रकृति में बिना शर्त थी, इसलिए बैंक को इसके नकदीकरण की अनुमति देनी चाहिए थी। इसके अलावा संबंधित बैंक ने पहले ही अपीलकर्ता और वैश्विक ब्रांडों के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर किया था। इसमें प्रार्थना की गई थी कि बैंक गारंटी अप्रवर्तनीय है। उस मुकदमे के खिलाफ एक अपील भी कोर्ट में लंबित है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी द्वारा भाजपा विधायक और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को बर्दवान कोर्ट से कोलकाता की ओर अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। अधिकारी ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसमें सिविल जज बर्दवान में प्रथम अतिरिक्त न्यायालय की अदालत में लंबित मुकदमे को सिविल जज कोंटाई पूर्वा मेदिनीपुर की अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सुभाशीष दास गुप्ता ने निर्देश दिया कि मानहानि के मुकदमे की सुनवाई 14 जनवरी से कोलकाता की सिटी सिविल कोर्ट में की जाएगी। पीठ ने कहा कि ट्रांसफर आवेदन का निपटारा किया जाता है। बर्दवान में सिविल जज प्रथम अतिरिक्त न्यायालय को 2021 टाइटल सूट नंबर 52 को कलकत्ता में मुख्य न्यायाधीश सिटी सिविल कोर्ट की अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जाता है। दोनों पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे 14 जनवरी 2022 को अदालत के समक्ष अपनी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। अभिषेक बनर्जी ने पूर्वा मेदिनीपुर जिले के खेजुरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अधिकारी द्वारा की गई कुछ कथित अपमानजनक टिप्पणियों के संबंध में बर्दवान कोर्ट के समक्ष अधिकारी के खिलाफ तत्काल मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
कोर्ट को संबंधित वकीलों द्वारा अवगत कराया गया कि लंबित मुकदमा समन की तामील से संबंधित प्रारंभिक चरण में है और इसीलिए ट्रांसफर करने योग्य है। इसके अलावा अधिकारी की ओर से पेश अधिवक्ता अनिरुद्ध चैटर्जी ने अदालत के समक्ष एक सुझाव दिया कि दोनों पक्ष आमतौर पर अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए मामले को वर्धमान से कलकत्ता में स्थानांतरित किया जा सकता है। बनर्जी की ओर से पेश अधिवक्ता अनिर्बान रे ने इसका विरोध किया था। कोर्ट ने यह देखने के बाद स्थानांतरण अनुरोध पर सहमति व्यक्त की कि अदालत को इसे स्वीकार करने में परेशानी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश मामले के मेरिट पर ध्यान दिए बिना और पक्षों के अधिकारों और तर्कों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पारित किया जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाघंबरी गद्दी के महंत और अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की आत्महत्या मामले में गिरफ्तार आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर सीबीआई से 4 हफ्ते का जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने आनंद गिरी उर्फ अशोक कुमार चोटिया की जमानत अर्जी पर दिया है। अर्जी पर अधिवक्ता विनीत विक्रम, इमरानुल्लाह खान और सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश और संजय यादव ने बहस की। याची ने कहा है कि उसे फंसाया गया है। खुदकुशी नोट संदिग्ध है जिसमें उसका नाम आया है। इसके अलावा याची के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। घटना के समय वह शहर से दूर हरिद्वार में था, जहां एसएचओ जॉर्ज टाउन ने फोन पर जानकारी दी। सीबीआई ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने और 120 बी यानी साजिशकर्ता के रूप में दर्शाया है। सीबीआई ने आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी को मौत के लिए जिम्मेदार माना है। लगभग 2 महीने तक चली सीबीआई की जांच पड़ताल में सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग की फोरेंसिक जांच कराई गई, जिसमें यह पाया गया कि सुसाइड नोट महंत नरेंद्र गिरी ने ही लिखा था। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक अभी विवेचना पेंडिंग है, यानी आने वाले दिनों में कुछ और लोगों के नाम भी इस आत्महत्या के मामले में सामने आ सकते हैं। सीबीआई उनके खिलाफ भी शिकंजा कस सकती है। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई ने मठ बाघंबरी गद्दी से जुड़े तमाम कर्मचारियों और मठ में रहने वाले साधु संतों के बयान दर्ज कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब पुलिस थाने में उनके खिलाफ गैर कानूनी आचरण का कोई आरोप लगाया जाता है तो पुलिस उनकी वर्दी को ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकती है। अदालत ने दोहराया कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लेने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत मंजूरी प्राप्त करने का आदेश तभी लागू होता है जब कथित कार्य आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से जुड़ा हो। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति रूमी कुमारी फुकन ने फैसला सुनाया कि पुलिसकर्मी या किसी अन्य लोक सेवक के आधिकारिक कर्तव्य से जुड़े होने के मामले में मंजूरी का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। हालांकि अगर किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ आरोप लगाया गया कार्य उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से उचित रूप से जुड़ा हुआ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पुलिसकर्मी ने अपनी शक्ति के दायरे या कानून के चारों कोनों से परे हो गए तो कोर्ट ने कहा, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं 3 पुलिसकर्मियों ने उन पर आरोपित अपराधों का संज्ञान लेने वाले निचली अदालत के आदेश के बाद उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी। मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि तीनों पुलिसकर्मियों ने उससे जमीन खाली कराने की साजिश रची थी। उन्होंने उसे अवैध रूप से एक लॉकअप में रखा था और झूठे मामलों जैसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी, जिसके बाद उसे संपत्ति को स्थानांतरित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। निचली अदालत ने शुरुआती सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन मुकदमे के लिए आरोप तय किए थे। याचिकाकर्ताओं ने तब धारा 482 सीआरपीसी के तहत उच्च न्यायालय का रुख किया और उनके खिलाफ कार्रवाई को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि धारा 197 सीआरपीसी के तहत मंजूरी प्राप्त नहीं हुई है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को सीबीएसई द्वारा जारी किए गए शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर एक महिला याचिकाकर्ता के जन्म प्रमाण पत्र में सुधार करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति राजमोहन सिंह की खंडपीठ का ये निर्देश ज्योति बजाज की याचिका पर आया है, जिसने प्रतिवादियों को अपने जन्म प्रमाण पत्र में 19 दिसंबर 1982 की जगह 17 दिसंबर 1982 की जन्मतिथि लिखकर सही करने के निर्देश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, सेवा पुस्तिका, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एनपीएस कार्ड और हरियाणा परिवार पहचान पत्र में जन्मतिथि 17 दिसंबर 1982 ही दर्ज है।
क्योंकि उनके पति यूएसए में रह रहे हैं, इसलिए जब उन्होंने ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन किया तो यूएसए दूतावास ने जन्म प्रमाण पत्र मांगा। याचिकाकर्ता ने जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया और जन्म प्रमाण पत्र देखने पर पता चला कि याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 17 दिसंबर 1982 की बजाय गलत तरीके से 19 दिसंबर 1982 दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता ने इसके अलावा अदालत से आग्रह किया कि स्कूल लिविंग प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों के विवरण के आधार पर उसकी जन्मतिथि को सही किया जाए और तर्क दिया कि सीबीएसई द्वारा उसे जारी किए गए प्रमाण पत्र पर उसके जन्मतिथि में सुधार करने के लिए भरोसा किया जाना चाहिए। यह भी तर्क दिया गया कि इस तरह के दस्तावेज सामाजिक उद्देश्य के पूर्ति करते हैं और अक्सर अन्य सरकारी पहचान दस्तावेजों के लिए आवेदन करते समय नाम और जन्मतिथि जैसे विवरणों को जांच करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कोर्ट ने देखा कि भले ही सीबीएसई प्रमाण पत्र को एक पहचान दस्तावेज के रूप में सख्ती से नहीं माना जाता है, लेकिन एक मूलभूत दस्तावेज के रूप में सभी शैक्षणिक और करियर से संबंधित लेन देन में पुष्टि के उद्देश्यों के लिए उसी पर भरोसा किया जा रहा है। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.